Assalamu alaikum students. I hope you people are doing good. So welcome to another online lecture. So आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 पार्ट ई. तो पहले पार्ट डी हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने नेक्रोसिस की बात की थी और हम लोगों ने कहा था कि नेक्रोसिस से कौन कौन सी सेल्स की मॉर्फोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है. और अभी आज हम जाके डिस्कस करने लगे हैं नेक्रोसिस की टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. तो यहाँ पे देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ necrosis. The first one include like coagulative necrosis, liquefative necrosis and caseous necrosis and fat necrosis. These are the 4 major types we are going to discuss today. So first there is a type like coagulative necrosis. So what is coagulative necrosis, what are its complexities and what are its we can say what is the pathogenic mechanism of coagulative necrosis, we will discuss in detail. First, there is preservation of the basic outline of the coagulated cells for span of some days. अब क्या हो हम लोगों के पास, इसको समझने के लिए आप ये इमेजिन करें, आपके पास एक बॉडी का टिश्यू है और उस टिश्यू के अंदर सपोज यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ आपके लिए. सपोज दिस इज़ अ बॉडी टिश्यू लाइक दिस एंड दिस टिश्यू इज़ composed of different cells like 1 2 3 okay 4 5 like 6 7 8. There are hundreds or thousands of cells over here, but in case of hundreds of or thousands of cells, some cells are, we can say, died or some cells were killed. There were like this cell was killed and this cell was killed or this cell was degraded, but this cell, degraded cell, is preserved. Means ये वाला जो सेल डिग्रेड हो गया, ये येलो टाइप मैंने ड्रा किया है, जब ये डिग्रेड हो, क्योंकि ये टिश्यू है, टिश्यू में ये सेल डिग्रेड हुआ, ये सेल यहाँ पे प्रिजर्व हो जाए और कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए इस टिश्यू में ये डेड सेल या किल्ड सेल प्रिजर्व हो जाएं, तो इस प्रिजर्वेशन के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस. मीन्स द नेक्रोटिक सेल्स और डिजीज सेल्स और किल्ड और डेड सेल्स आर एक्चुअली एक्यूमुलेटेड विद इन द लिविंग सेल्स. तो कुछ देर के लिए जब ये डेड सेल्स यहाँ पे रहेंगे इस टिश्यू में, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस. आई थिंक यू पीपल गेट द आइडिया. मूव फर्दर जी. सी मोस्टली फ्रॉम सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो एंड लेस ऑफन फ्रॉम बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट्स. अब वजह क्या हो सकती हैं, व्हाट आर द काजेज एसोसिएटेड विद द लिक्विफेटिव नेक्रोसिस. दोज काजेज इंक्लूड द फर्स्ट वन, लाइक हम लोगों ने क्या कहा कि ब्लड की वजह से, ब्लड के स्टॉपेज की वजह से, राइट. अब सेकंड काज क्या हो सकती है हम लोगों के पास, सेकंड काज हम लोगों ने कहा कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं. लेट मी राइट फॉर यू, वायरल एंड बैक्टीरियल. अगर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उस केस में भी हम लोग के पास कैसे होगा. सपोज़ ये एक टिश्यू है, अब इस टिश्यू में अगर यहाँ पे वायरसेस ग्रो कर जाएं तो वायरसेस क्या करेंगे, कुछ सेल्स को साथ साथ इन्फेक्ट करते जाएंगे, उनको किल करते जाएंगे. अगर वो किल्ड सेल टिश्यू के अंदर सर्वाइव करें, कुछ टाइम के लिए एक्यूमुलेट हो जाएं, तो उन डिजीज़ सेल्स को या वायरल इन्फेक्टेड सेल्स की वजह से, निक्रोटिक सेल्स की वजह से जो निक्रोसिस होगी, इसको हम क्या कहेंगे, कोगुलेटिव निक्रोसिस. या यहाँ पे बैक्टीरिया कुछ सेल्स को किल कर लें और वो निक्रोटिक या डेड सेल्स या बैक्टीरियल किल्ड सेल विल बी एक्यूमुलेटेड विद इन नॉर्मल सेल्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू. सो such tissues represents coagulative necrosis. अब ब्लड की स्टॉपेज की बात भी आती है कि अगर हम ब्लड की बात करें, सपोज ब्लड इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर ऑर्गन. अब ब्लड फ्लो करे लेकिन फ्लो के बीच में ब्लड स्टॉप, यहाँ पे आपने क्या किया, इस वेन को प्रेस कर दिया. मिसाल के तौर पे आपने इस वेन को जब प्रेस किया तो इट बिकम लाइक दैट. यहाँ पे यूँ वेन सही प्रेस होके लाइक इस तरह से शेप. अब यहाँ पे जब ब्लड सेल सडनली मूव करेंगे तो ब्लड सेल क्या होंगे, स्टॉप होंगे ना, रुक जाएंगे. जब ब्लड सेल यहाँ पे रुक जाएंगे तो इसका मतलब है ब्लड सेल्स पे प्रेशर पड़ेगा. जब प्रेशर पड़ा है, ये ऊपर से प्रेशर यहाँ पे, अब इससे क्या होगा कि सेल्स डैमेज हो गए. जब ये डैमेज सेल हो गए तो ये आपके टिश्यू में या बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए. यहाँ पे बाकी ब्लड के नॉर्मल सेल्स हैं लेकिन यहाँ पे ये डिजीज़ सेल हैं, और ये जब डिजीज़ सेल यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए तो इसका मतलब है these killed or necrotic cells were accumulating and causing liquefative necrosis. Perfect. I think समझ आ गई आप लोगों को. अब आगे चलते हैं, हम लोग जाके देखेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे. Organ most commonly affected organ for the coagulative necrosis include heart, kidney and brain.
ब्रेन के हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट ब्रेन के अलावा हार्ट या किडनी बाकी तमाम टिश्यूज़ में चांसेस हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लेकिन ब्रेन में नहीं है। अब ब्रेन की वजह क्या है? क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इट प्रोटेक्ट्स द एंट्री ऑफ डिजीज़ और डेड सेल और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। आपको पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर से बैक्टीरिया या वायरसेस उसको क्रॉस नहीं कर सकते, सवाए जो एप्स्टन बार वायरस है जो कि क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डिजीज़ सेल या निक्रोटिक सेल्स भी क्रॉस नहीं कर सकते और ना ही निक्रोसिस या डिजीज़ सेल्स प्रोड्यूस होंगे विद इन द ब्रेन। मतलब जो लिक्विफेटिव निक्रोटिक सेल्स हैं वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ज़्यादा देर ब्रेन में। तो ये एक ऐसी वजह है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज़ वेरी रेयरली सीन इन ब्रेन टिश्यूज़, बट कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जर्व्ड इन द किडनी एज वेल एज हार्ट रिलेटेड ऑर्गन और लाइकली ऑर्गन एज वेल। मायोकार्डियल इन्फेक्शन सेकंड नेम ऑफ द हार्ट अटैक। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में भी हम लोगों के पास लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। मैकेनिज्म मींस डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज़ द बेसिक मैकेनिज्म। कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की केस में हम लोगों के पास जो बेसिक प्रोटीन्स हैं जो कि हम यूज़ भी करते हैं एज अ कार्डियक मार्कर्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीज़। तो जो प्रोटीन मार्कर्स हैं वो बेसिकली जब प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं तो वो एज अ कार्डियक मार्कर भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, एवेलुएट या डायग्नोज कर सकते हैं। और हम ये भी पता चल सकता है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द डीनेचर्ड प्रोटीन्स ऑफ हार्ट। ओके, and those proteins include, yes, and in case of coagulative necrosis we were discussing those proteins include like creatine kinase, and similarly other include troponin and further myoglobin. So these are also used as a cardiac marker. So we can say the damaged creatine kinase or troponin, or we can say the myoglobin can end up with the coagulative necrosis. Further, what is the morphology of coagulative necrosis? The morphology includes like the affected tissue has firm texture, कि वो जो affected tissue हैं वो firm, वो सख्त हो जाएंगे। अगर हम कहें cardiac tissues की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि in case of cardiac tissues, suppose यहाँ पे हम heart ड्रा कर लेते हैं like this, suppose, okay? अब heart के केस में ये जो cardiac chambers हैं या cardiac tissues हैं they will become firm, ये firm हो जाएंगे which represents coagulative necrosis of heart, right? और फिर फर्दर हम कहते हैं outlines of the cells are retained so that cell type can still be recognized but their cytoplasmic and nuclear content are lost। कि अब हम जब इसको देखना चाहें माइक्रोस्कोप में कोगुलेटिव नेक्रोसिस के सेल्स को तो हमें सेल्स नज़र आएंगे, हमें पता चल जाएगा ये कार्डियक सेल्स हैं और इनकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी है। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि सेल के अंदर कौन सी चेंजेस हैं, क्योंकि सेल जो हैं वो फिर्म हो जाएंगे और वो अपनी जो न्यूक्लियर कंटेंट भी लॉस हो जाएगा। तो सेल को थोड़ा स्टडी करना प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं हम सेल को। ए न्यूक्लियेट सेल लुक लाइक अ मास ऑफ कोगुलेटिव पिंक स्टेन्ड साइटोप्लाज्म। तो जो ए न्यूक्लियेट, क्योंकि न्यूक्लियस लॉस हो चुका है, ए न्यूक्लियेट सेल हो गए हैं और फिर वो हमें पिंक स्टेन मास के पिंक मास्क सा ही पता चलेगा, क्योंकि वो जस्ट साइटोप्लाज्म है एंड विच इज़ ड्यू टू कोगुलेटिव नेक्रोसिस। Degeneration of structured protein as well as enzymes so block proteolysis of dead cells. Anucleate cells persist for days or weeks. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट ऑन यूर नोटबुक्स। यहाँ पे देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोगुलेटिव नेक्रोसिस है और में प्रोटीन जो हैं वो डी नेचर हो चुकी हैं, सेल की प्रोटीन, सेलुलर प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्यों डी नेचर हुई? क्योंकि सेल्स ने क्या किया था, अपना न्यूक्लियस लॉस कर गया था। जब सेल ने न्यूक्लियस लॉस किया तो सेल की जो बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज थी उनकी ने भी अपना फंक्शन लॉस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि सेल में जो प्रोटीन्स थी वो प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि सेल का डीएनए लॉस हो गया था। जब प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हुई है तो इसका मतलब है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं हुए। अब एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं हुए तो सेल के अंदर जो ऑटोलिसिस है, जो डाइजेशन है सेलुलर कंटेंट की, वो नहीं होगी और इस तरह से सेल का जो डेब्रिसेस हैं या कंटेंट है वो काफ़ी दिनों के लिए वहाँ पे उसी तरह रहेगा और वो अनडिकेड। तो मीन्स सेलुलर मटेरियल और कंटेंट्स विल बी अवेलेबल देयर ड्यू टू लेक ऑफ प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, क्योंकि सेल की प्रोटियोलिटिक या एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस हो चुकी थी ड्यू टू डिस्टर्ब प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन प्रोड्यूस ना होने की वजह से। ठीक है। नेक्रोटिक सेल्स रिमूव्ड बाय फेगोसाइटोसिस, डाइजेशन बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ
ल्यूकोलाइट्स। तो नॉर्मल रूटीन में क्या होता है, अगर सेल में निक्रोसिस कहीं हो जाती है, निक्रोटिक सेल्स मौजूद हैं, तो फेगोसाइटोसिस होती है। मींस जो फेगोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और उन सेल्स को बॉडी से क्लियर, निक्रोटिक सेल्स को क्लियर या रिमूव कर देते हैं। सो दिस वाज अबाउट कोगुलेटिव निक्रोसिस। फर्दर, कोगुलेटिव निक्रोसिस विद प्रिजर्वेशन ऑफ जनरल टिश्यू आर्किटेक्चर इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेल इन ऑल टिश्यूज़ एक्सेप्ट द ब्रेन। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं, तो हाइपोक्सिक डेथ, अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की कम सप्लाई हो रही है तो उससे हम कहते हैं कि सेल्स की डेथ हो जाएगी। कुछ स्पेसिफिक सेल्स की जिनको रिलेटिवली ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम मिलेगी, और फिर वहाँ पे जब वो सेल डेथ हो जाएगी उनकी एक टिश्यू के अंदर, तो वो कोगुलेटिव निक्रोसिस का रिजल्ट बन सकते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर है हम लोग पास लिक्विफेटिव निक्रोसिस। सो वी विल डिस्कस लिक्विफेटिव निक्रोसिस in next class. If you have any question up to now, so you are more than welcome to ask the question. Stay blessed and Allah Hafiz.